Hey guys, welcome back to an academy. Let's crack CLAT PG. This is Manjari Singh, your CLAT PG educator. CLAT PG 2024 का एग्जाम करीब आ रहा है और जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि जब एग्जाम करीब आएगा तो मैं लैंडमार्क जजमेंट्स आप लोगों के लिए लेके आने वाली हूँ। तो जी हाँ, आज मैं शुरुआत करने जा रही हूँ लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स ऑफ 2022, क्योंकि आपका पेपर 23 में होने जा रहा है। बेशक इसका नाम 24 है, लेकिन होने तो 2023 में जा रहा है ना। तो 2023 के जजमेंट्स तो इम्पोर्टेंट होते ही है, साथ ही साथ आपके लिए 2022 के जजमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस पर एम्फेसिस ज़्यादा रहेगा पुराने जजमेंट्स होने के नाते। 21 और 20 के जजमेंट्स की बात करें तो उसमें बहुत प्रोमिनेंट जो जजमेंट्स रहे हैं वो हो सकते हैं, अदरवाइज इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और पीछे चले जाएं तो क्या और पुराने जजमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं? जी हाँ, जो लैंडमार्क जजमेंट्स होते हैं बहुत पुराने वाले, वो तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होते ही हैं। अब केशवानंद भारती पूछ ले और आप कहो कि कैसे पूछ लिया, तो ये तो गलत है ना। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि द जजमेंट शुड बी लैंडमार्क, जिसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि आपका एग्जाम में आने के चांसेस उसके बढ़ सकते हैं। तो 2022 से स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। 23 की भी बात हम उसमें करेंगे, हम 21 पे भी आएंगे, साइमल्टेनियसली सारी चीजें डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन फोकस हमारा किस पे रहेगा? लैंडमार्क जजमेंट्स पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर जजमेंट को डिस्कस नहीं करेंगे, डेफिनेटली आप अगर कभी भी गूगल पे सर्च करते होंगे तो आपको बहुत सारे जजमेंट्स दिखते होंगे। एक ही दिन में हमारे पास कितने सारे जजमेंट्स होते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के, सब कुछ मिला के। तो अभी फिलहाल के लिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 2022 के सुप्रीम कोर्ट जजमेंट से। इस सीरीज को आई होप आप सब लोग फॉलो करोगे, क्योंकि डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू गाइज ऑन 3rd of December 2023 फॉर योर CLAT PG 24 एग्जाम। तो इसको फॉलो जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। बिफोर स्टार्टिंग विद दैट, अनअकैडमी अपना क्रैश कोर्स बैच लॉन्च कर चुका है। अगर आप अभी तक इसके बारे में फेमिलियर नहीं थे तो मैं आपको बता दूं कि आप 45 डेज बचे हुए हैं। आप चाहो तो इस बैच को ज्वाइन करके अपनी तैयारी को और मजबूत बना सकते हो। मैं यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ाती हूँ, बाकी के एजुकेटर्स और सब्जेक्ट्स कवर करते हैं। तो ये बैच आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है इतने कम टाइम में इस पेपर को क्रैक करने के लिए। अगर बैच ज्वाइन करना तो डोंट फॉरगेट टू यूज माय कोड MSING10 टू अवेल द मैक्सिमम डिस्काउंट। ऑल्सो CLAT PG प्लस प्रोग्राम आप हमारा जब भी ज्वाइन करते हो, जो भी प्रोग्राम आप ज्वाइन करते हो, यहाँ पे आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती है। इन क्लास PDF हम प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि डेली लाइव क्लासेस हैं तो डाउट सॉल्विंग सेशन तो उसमें होगा ही होगा। मॉक टेस्ट आपको मिलता ही है, साथ में एजुकेटर्स अपने पार्ट पर लाइव टेस्ट एंड क्विजेस भी करवाते हैं। साथ ही कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में अगर कोर्स करना चाहते हो, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन डूइंग दिस कोर्स सोलिली फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, अगर उसी की तैयारी करनी है तो एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के ऊपर, जो डेफिनेटली मैं लेती हूँ। अनअकैडमी स्टोर्स में अवेलेबल है, QR कोड आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, उसको स्कैन करके भी जाके परचेज कर सकते हो। बट डोंट फॉरगेट टू यूज माई कोड MSING10 टू अवेल द मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन दिस कोर्स ऑल्सो। अगर आप सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, आपकी बाकी प्रिपरेशन हो चुकी है, आपको कोई कोचिंग या कोई बैच ज्वाइन करने की अगर रिक्वायरमेंट नहीं फील होती है, तो इन दैट केस आप 1600 में 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट ले सकते हैं। ये लाइव मॉक्स होते हैं, वीकेंड पे करवाए जाते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू यूज दिस कोड MSING10 टू अवेल द एडिशनल डिस्काउंट। अगर आप बैच परचेज करोगे तो ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, उसमें ये इंक्लूडेड रहने वाला है आपके पैकेज में। टेलीग्राम चैनल अगर अभी तक हमारा ज्वाइन नहीं किया है तो QR कोड आप स्क्रीन पर देख रहे हो, उसको स्कैन करो, फटाफट से ज्वाइन कर लो, जिससे कि आपको सारी अपडेट्स क्लासेस की एंड वीडियोस की मिलती रहेंगी। अब बात करते हैं हम लोग आज के टॉपिक पे, क्योंकि हमने बात करी कि हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट जजमेंट्स के बारे में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स 2022 के। अब एक बात याद रखना, जो भी हम जजमेंट्स डिस्कस करने वाले हैं, हो सकता है कि पिछले बार के पेपर में भी इनमें से कुछ जजमेंट्स आए हैं, डेफिनेटली आए हैं, बिकॉज आई हैव केम अक्रॉस दोस जजमेंट्स। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। एक बार आ चुका तो आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट नहीं है। डेफिनेटली हो सकता है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कुछ और केस लॉज आए हों, तो हो सकता है पैसेज उसका आ जाए, फिर से आपसे क्वेश्चंस में उसको पूछ लिया, या किसी भी फॉर्म में देखा जा सकता है। तो आपको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब लगाते हैं तो हम बहुत ध्यान से उसको सॉल्व करते हैं ना, यार क्या पता रिपीट हो जाए। तो इन द सेम वे पैसेज डेफिनेटली सेम चीज रिपीट नहीं होगी, आई नो दैट, बट फिर भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में तो आ सकता है ना, ठीक है। तो हियर वी स्टार्ट विद द फर्स्ट जजमेंट ऑफ टुडे, अपहोल्डिंग द वैलिडिटी ऑफ द 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, EWS के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, जितने लोग ये वीडियो देख रहे होंगे। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात करता है। जनरल कैटेगरी में हाल ही में एक इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ये रिजर्वेशन इनकॉर्पोरेट किया गया, लेकिन क्या हुआ, इसको इनकॉर्पोरेट करने के बाद चैलेंज कर दिया गया इस रिजर्वेशन को,
क्योंकि कहीं ना कहीं पीपल वर सेइंग कि इंदिरा साहनी का जो जजमेंट था, जो कहता था कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन एक्सीड नहीं होना चाहिए, ये इसको वायलेट कर रहा है। तो इन्हीं सब कुछ ग्राउंड्स पे इसको चैलेंज किया गया था। जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये जजमेंट आता है इस पर अभी आपका पिछले साल, जिसमें सुप्रीम कोर्ट कहती है कि 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड। उनका कहना था किसी भी प्रकार का यहाँ पर कोई भी वायलेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पर किसी भी जजमेंट को ओवररूल नहीं किया जा रहा है। एंड इसी के चलते यहाँ पर अगर हम बेंच की बात कर ले तो देयर वाज फॉर्मर चीफ जस्टिस यू ललित, जस्टिस दिनेश महेश्वरी, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी एंड जस्टिस जेबी पर्दीवाला। आप अगर क्लैट पीजी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानना कि जिस भी केस में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच या प्लस और भी बेंचेस जो होती हैं, उसमें कोशिश करिएगा थोड़ा सा नाम वगैरह याद रखने की, एंड माइनॉरिटी और मेजॉरिटी, स्पेशली माइनॉरिटी का ओपिनियन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार स्टेटमेंट्स देख के पूछ लिया जाता है कि कौन से जज ने इस पर्टिकुलर केस में ये कहा था, या फिर माइनॉरिटी ओपिनियन किसका था। अगर 4:1 की बात हम करते हैं तो 1 वाले का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पर आ जाता है। तो इस केस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कहा गया रिजर्वेशन इज नॉट एन एंड बट अ मीन्स टू सिक्योर द सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस हमसे आपसे नहीं छुपा हुआ है, हमें बहुत अच्छे से पता है कि हमारा प्रीएम्बल बात करता है 3 तरह की जस्टिस की, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ये तो हमें अचीव करना ही है क्योंकि हमारा प्रीएम्बल हमसे कहता है। तो इस केस में कहा गया कि रिजर्वेशन कोई एंड नहीं है कि वहां तक पहुंचने के बाद अब उसके आगे कुछ नहीं है, बल्कि एक माध्यम है जिसकी वजह से हम लोग सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस को अचीव कर पाते हैं। इस केस में कहा गया कि 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 10% रिजर्वेशन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द जनरल कैटेगरी को प्रोवाइड करता है, इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था ऑन द बेसिस कि ये बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है एंड फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 14 को भी वायलेट करता है। द अमेंडमेंट वॉज चैलेंज ऑन द ग्राउंड, किस ग्राउंड पे चैलेंज किया गया था कि ये जो रिजर्वेशन है ये इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे नहीं किया जा सकता। अगर आपको याद हो, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त भी ये बात कही थी कि सॉलिडली इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। एंड द अमेंडमेंट इंट्रोड्यूसेस, ये अमेंडमेंट रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस कर रहा है जो कि 50% की सीलिंग लिमिट को एक्सीड कर रहा है, जो इंदिरा साहनी में कहा गया था कि नहीं एक्सीड होनी चाहिए। विथ 3:2 रेशियो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में हेल्ड किया कि जो 103rd अमेंडमेंट है और ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन है ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। जस्टिस महेश्वरी, त्रिवेदी एंड पर्दीवाला, दे रोट द सेपरेट कंकरिंग ओपिनियन फॉर द मेजॉरिटी। अब आपको देखिए नाम इंपॉर्टेंट है ना, 3:2 है ना, तो आपको 2 तो बहुत ही ज्यादा पता होना चाहिए। जस्टिस भट्ट ने डिसेंट लिखा ऑन बिहाफ ऑफ हिमसेल्फ एंड चीफ जस्टिस यू ललित। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि उस वक्त पे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे यू ललित, उनका कहना था कि जी नहीं, ईडब्ल्यूएस वैलिड नहीं है। उन्होंने अपोजिशन में बात बोली थी, ठीक, तो ये दिमाग में आपके थोड़ा सा होना चाहिए। कमिंग टू द नेक्स्ट केस, प्रोहिबिटिंग द 2 फिंगर टेस्ट इन द रेप केसेस। आप सबको मालूम होगा 2 फिंगर टेस्ट के बारे में, ठीक है। जब भी रेप केसेस होते थे तो उस वक्त पे, बहुत पहले की बात कर रही हूँ, अभी मॉडर्न अप्रोच की बात नहीं कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि ये पहला केस है जिसमें 2 फिंगर टेस्ट को मना किया गया है, इससे पहले भी बहुत सारे केस लॉज हुए हैं जिसमें कोर्ट ने मना किया, लेकिन इस बार बहुत स्ट्रिक्टली ओपनली इस बात को कहा है। बाकी क्या होता था, बाकी केसेस में कभी कभार कोई इंटरप्रिटेशन देते हुए कह दिया कि भाई ये अप्रोच सही नहीं है, ये मोरालिटी आपकी नहीं है, ठीक, ये सही अप्रोच नहीं अडॉप्ट होना चाहिए टेस्ट करने के लिए, द गर्ल इज वर्जिन और नॉट वर्जिन, रेप हुआ है कि नहीं हुआ है, ये सब बकवास बातें थोड़ी हैं। कोर्ट को लगता है, कोर्ट को पता है, कोर्ट का इंटरप्रिटेशन बहुत ज्यादा नहीं बदलता है, समय के साथ हमें पता है चीजें होती हैं, बट ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पर सोच लोगों की जो है वो रहती है, ठीक। तो यहाँ पर 2 फिंगर टेस्ट को प्रोहिबिट करने की बात करी गई रेप केसेस में कि अगर रेप केस हुआ है, आप 2 फिंगर टेस्ट से कैसे पता कर रहे हो भाई कि रेप हुआ है। द केस वॉज स्टेट ऑफ झारखंड वर्सेस शैलेंद्र कुमार राय, जिसमें 2 डिवीजन बेंच थी आपकी, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की एंड जस्टिस हेमा कोहली की। क्या हुआ इस केस में? इस केस में 2 फिंगर टेस्ट जो था कंडक्ट किया गया था विक्टिम के ऊपर टू डिटरमाइन वेदर शी वाज रेप, ये पता लगाने के लिए कि उसका रेप हुआ है कि नहीं, 2 फिंगर टेस्ट उसके ऊपर कंडक्ट किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने रिट्रीट किया द केस ऑफ लिल्लू वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि 2013 का केस था लिल्लू वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, जिसको कोर्ट ने यहाँ पर कोर्ट किया। कोर्ट ने कहा कि उस केस में कहा गया था कि 2 फिंगर टेस्ट जो है वो राइट टू प्राइवेसी ऑफ द वुमेन को वायलेट करता है और आप इसको एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो। हाउएवर टेस्ट फिर भी कंडक्ट किया गया एंड हेंस कोर्ट ने प्रेजेंट केस में ये कहा कि अगर कोई भी पर्सन है वो अगर 2 फिंगर टेस्ट परफॉर्म करता है
ऑन अ सेक्सुअल असॉल्ट विक्टिम। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली रेप केसेस की बात नहीं कर रहे हैं हम, सेक्सुअल असॉल्ट हम बोल रहे हैं, किसी भी तरह का परफॉर्म हो सकता है। तो यहाँ पर अगर कोई भी 2 फिंगर टेस्ट परफॉर्म करता है तो ऐसा माना जाएगा कि ऑफेंस ऑफ मिसकंडक्ट हुआ है एंड पेनलाइज भी किया जाएगा उसी के अकॉर्डिंगली, क्योंकि मना क्या कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि 2 फिंगर टेस्ट जो है वो कभी भी कंडक्ट नहीं होना चाहिए। ये टेस्ट बहुत ही इनकरेक्ट एजम्पशन पर है, गलत एजम्पशन लोगों ने बना रखा है कि सेक्सुअली एक्टिव वुमेन का रेप नहीं हो सकता, बिकॉज 2 फिंगर टेस्ट तो वहां पे मायने रखता है ना जहाँ पे वुमेन वाज नॉट सेक्सुअली एक्टिव पहले से। अब आप 2 फिंगर टेस्ट करा के आप ये पता लगवा रहे हो रेप हुआ है नहीं हुआ है। द वुमेन, लोगों का कंसेप्ट क्या है, अभी आपको याद भी होगा जो सुप्रीम कोर्ट ने एक हैंडबुक निकाली है जिसमें उन्होंने काफी अप्रोचेस दी है कि जेंडर स्टीरियोटाइप्स को हटाने के लिए। उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि ये सेक्सुअली एक्टिव वुमेन का रेप कभी नहीं हो सकता, ये थॉट को हटाने की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है आज की सोसाइटी में। ठीक, काफ़ी अमेंडमेंट्स भी हुए हैं इस पे पहले भी, एविडेंस एक्ट में भी, कि कैरेक्टर रेलिवेंट इस सम्मान में नहीं माना जाता है रेप के केसेस में, आप उसके प्रीवियस सेक्सुअल बिहेवियर के बारे में डिस्कशन नहीं करोगे। ये सब अमेंडमेंट हो चुके हैं पहले भी, लेकिन अगेन वही बात है कि मानसिकता पूरी तरीके से नहीं हटी है। कोर्ट जो चाह रही है लोगों को समझाना, सोसाइटी को अडॉप्ट करवाना, वो लोग एक्चुअली में नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि फिर से यही चीज कि सेक्सुअली एक्टिव वुमेन का रेप नहीं हो सकता, ये किसने कहा है, ये गलत है। नथिंग कैन बी फर्दर फ्रॉम द ट्रूथ, इट इज पैट्रियार्कल। ये पैट्रियार्कल सोच है क्योंकि हम पैट्रियार्कल सोसाइटी में रहते हैं, और सेक्सिस्ट है टू सजेस्ट कि वुमेन कैन नॉट बी बिलीव्ड व्हेन शी स्टेट्स दैट शी वाज रेप, है ना, मेयरली बिकॉज द रीजन क्योंकि वो सेक्सुअली एक्टिव है। जस्ट बिकॉज वो सेक्सुअली एक्टिव है तो अगर वो कहती है मेरा रेप हुआ है तो आप क्या कहोगे, अरे क्या फर्क पड़ता है, तुम तो पहले से ही सेक्सुअली एक्टिव थी। ये बहुत गलत है। थर्ड केस आपका आता है जो कि स्प्लिट डिसीजन रहा है हिजाब पे। हिजाब बैन आपको मालूम होगा कि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहा था, न्यूज़ में था, हम लोग आए दिन इस पे वर्डिक्ट देखते रहते थे। तो ये वाला केस आपका सबसे पहली बात तो एशस शिफा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का है, और इस पर स्प्लिट डिसीजन आया है। क्यों? क्योंकि 2 जज थे और दोनों जज ने अलग अलग बोल दिया है, तो मेजोरिटी तो बन ही नहीं पाई यहाँ पे। जस्टिस हेमंत गुप्ता एंड जस्टिस सुधांशु धूलिया थे यहाँ पे। हुआ क्या, कोर्ट का सुधांशु धूलिया की बात करें तो उन्होंने क्या कहा है कि हाईकोर्ट ने गलत पाथ ले लिया है, क्योंकि ये केस आपका हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में आया है, ठीक है, हाईकोर्ट ऑफ कर्नाटका से आया है। तो सुधांशु धूलिया कहते हैं कि जो हाईकोर्ट ऑफ कर्नाटका है उसने गलत रास्ता पकड़ लिया है, ये एक मैटर ऑफ चॉइस है, ठीक है, हमारी मर्जी है। आर्टिकल 19(1)(a) में कवर होता है, क्योंकि व्हेन वी टॉक अबाउट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच, तो एक्सप्रेशन क्या होता है कि हम अपनी बिलीफ को, अपने थॉट को हम कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उसमें कवर होता है। हिजाब पहनना 25(1) में होता है, क्योंकि अगेन वी टॉक अबाउट फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है, हम अपने कंसाइंस की बात करते हैं वहां पर, तो अपने कंसाइंस को ही तो शो कर रहे हैं ना अपने रिलीजन के थ्रू। इट इज अ मैटर ऑफ चॉइस, नथिंग मोर एंड नथिंग लेस। उनका सीधे कहना है, ना कुछ ज्यादा ना कुछ कम, ये मैटर ऑफ चॉइस है। हुआ क्या था, 6 स्टूडेंट जो थी वो गवर्नमेंट प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज इन कर्नाटका की, इनको बार कर दिया गया क्लासेस अटेंड करने से, बिकॉज इन्होंने हिजाब पहन रखा था। क्यों? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने एक ऑर्डर पास किया था जिसके चलते उन्होंने स्टूडेंट्स को मना किया था कि वो कॉलेज को अटेंड हिजाब पहन के नहीं कर सकते। जब भी वो कॉलेज आ रहे हैं दे आर नॉट अलाउड टू वेयर द हिजाब, क्योंकि उनका कहना था कि देयर इज अ यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है कि सारे लोग एक जैसे दिखे, अगर आप उसमें अपना कुछ रिलीजन का लेके आते हो तो वो कहीं ना कहीं वायलेट करता है इस ऑर्डर को। अंडर द कर्नाटका एजुकेशन एक्ट ये चीजें ये इनका ऑर्डर आया था। अब सीधी सी बात है, इस ऑर्डर को चैलेंज कर दिया गया कर्नाटका हाई कोर्ट में। कर्नाटका हाई कोर्ट में जब इस ऑर्डर को चैलेंज करा तो वहां पे 3 जजेस बेंच बैठी थी कोर्ट की, जिन्होंने बैन को अपहेल्ड कर दिया। उन्होंने कहा बिल्कुल सही है, ये जो ऑर्डर है ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए, जब यूनिफॉर्म है कॉलेज में तो क्यों पहना जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो हिजाब है ये एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है मुस्लिम्स की। एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट आर्टिकल 25 से 28 में आने के लिए, एंड ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि सारे लोग तो नहीं पहनते हैं, कुछ लोग पहनते हैं, ठीक है, जो लोग बहुत मॉडर्न अप्रोच आज के टाइम में ले चुके हैं वो फैमिलीज मुस्लिम होने के बाद भी हिजाब नहीं पहन रही है। तो इसी ग्राउंड को कंसिडर करते हुए कोर्ट ने कहा कि एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने चैलेंज कर दिया हाई कोर्ट के जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, मैंने जैसा कि कहा हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका से उठ के ये जजमेंट आपका आता है सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट में डिवीजन बेंच के सामने आया जिसमें जस्टिस हेमंत गुप्ता थे, जस्टिस सुधांशु धूलिया, इन्होंने मैटर को सुना एंड 13 अक्टूबर 2022 को इन्होंने एक स्प्लिट वर्डिक्ट दे दिया। क्या स्प्लिट वर्डिक्ट दिया? जस्टिस गुप्ता ने कहा, हेमंत गुप्ता ने, इन्होंने हाईकोर्ट के जजमेंट को कंफर्म कर दिया, ठीक। धूलिया जी की तो मैंने स्टार्टिंग में लाइन आपको बता दी, धूलिया जी की लाइन पढ़ के आपको समझ में आ गया होगा कि उन्होंने फेवर किया है हिजाब का,
उन्होंने कहा कि भाई पहनने दो, ये मैटर ऑफ चॉइस है। हेमंत गुप्ता जी ने हाईकोर्ट के ऑर्डर को फेवर किया, उन्होंने कंफर्म करा, उन्होंने कहा बैन उन्होंने जो कहा है कि सही है वो बिल्कुल सही है, अपहेल्ड करा इन्होंने बैन को। जबकि धूलिया ने कहा कि जस्टिस धूलिया ने कहा कि ऑपोजिट मतलब ही हेल्ड द ऑपोजिट एंड डिसाइडेड इन फेवर ऑफ दोज चैलेंजिंग द बैन। द केस हैज नाउ बीन प्लेस। अब सीधी सी बात है 1:1 है, तो 1:1 पे तो कोई केस डिसाइड हो ही नहीं सकता। तो अब इस केस को सीजीआई के सामने रखा गया है डिसाइड करने के लिए कि इसको 3 जजेस को दिया जाए या 9 जजेस को दिया जाए, क्योंकि आपको मालूम है कि ये बहुत ही संगीन मामला है, बहुत ही कंट्रोवर्शियल अगेन फिर से होगा जब ये न्यूज में आएगा। तो अब कोर्ट अभी विचार करेगी, ठीक है, सीजीआई के सामने रखा गया है कि आप खुद बताइए कि डिवीजन बेंच के बाद इसको हम 3 जजेस को दें या इसको हम 9 जजेस बेंच को दें। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है केस। फिर आता है नेक्स्ट केस हमारा एक्स वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली। आप सबको इस केस के बारे में मालूम होगा, मैं पहले भी इस पे बात कर चुकी हूँ। अनमैरिड वुमेन को राइट टू अबॉर्शन ग्रांट करना, ठीक है, ये ग्रांट करना, इसमें जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ थे, सूर्यकांत थे, जस्टिस एएस बोपन्ना थे, 3 जजेस की बेंच बैठी थी। हुआ क्या था यहाँ पे कहा गया कि जो राइट होती है रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी की, डिग्निटी की एंड प्राइवेसी के अंडर आर्टिकल 21, ये एक अनमैरिड वुमेन को राइट देती है कि उसके पास राइट टू चॉइस है कि उसको ये बच्चे को बेयर करना है या नहीं करना है, बच्चे को रखना है या नहीं रखना है, ये उसकी खुद की चॉइस है। इन द सेम वे जैसे एक मैरिड वुमेन को चॉइस दी जाती है, वैसे ये उस अनमैरिड वुमेन की भी चॉइस है कि वो बच्चे को रखना चाहती है या नहीं रखना चाहती है। इन दिस केस एक 25 ईयर ओल्ड 25 साल की एक अनमैरिड वुमेन थी, ठीक है, वो हाईकोर्ट ऑफ दिल्ली पहुंचती है अपनी 23 हफ्ते की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराने के लिए आउट ऑफ कंसेंशुअल रिलेशनशिप, ठीक है, कंसेंशुअल रिलेशनशिप के चलते वो उसने प्रेगनेंसी जो थी बेयर करी, बट बाद में कुछ उसका जो है उसके और उसके पार्टनर के बीच में चीज़ें कंटिन्यू नहीं हो पाई एंड फॉर दैट सेक अब वो चाहती थी अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना बिकॉज शी वॉज अनमैरिड। दिल्ली हाई कोर्ट ने हाउएवर उसको टर्मिनेट करने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि कोर्ट जो है भाई रूल बने हुए हैं, एक्ट बना हुआ है ना, एमआरटीपी एक्ट है, इस पे रूल्स हैं। कोर्ट ने कहा कि जो रूल 3B है, ठीक है, एमआरटीपी रूल्स का 2003 का, हम उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि उसमें अनमैरिड वुमेन है ही नहीं। जब हम प्रेगनेंसी टर्मिनेट की बात करते हैं तो हम खाली मैरिड वुमेन को टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अलाउ करते हैं, हम अनमैरिड वुमेन को नहीं कर सकते क्योंकि उस लिस्ट में अनमैरिड वुमेन का नाम नहीं है। वुमेन फिर कहाँ जाती है? सुप्रीम कोर्ट जाती है। हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली ने मना कर दिया, अब वो सुप्रीम कोर्ट जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने ये नोट किया कि हाई कोर्ट ने बहुत ही नैरो व्यू लिया है। उन्होंने देखा कि आपने तो मतलब ज्यादा कुछ इंटरप्रेट ही नहीं किया, बहुत नैरो व्यू इन्होंने लिया एंड इन्होंने 2021 के अमेंडमेंट को कंसिडर ही नहीं किया जो एमटीपी एक्ट में किया गया है। कोर्ट ने कहा जो फ्रेज मैरिड वुमेन है, आपको ध्यान हो तो 2021 के अमेंडमेंट से इसको रिप्लेस कर दिया गया है एनी वुमेन से। अब एनी वुमेन में तो मैरिड और अनमैरिड दोनों आती है एंड जो वर्ड हस्बैंड है उसको पार्टनर से रिप्लेस कर दिया गया है। क्यों किया गया? जस्ट टू इंक्लूड अनमैरिड वुमेन ना, राइट, सीधी सी बात है। नहीं तो मैरिड और वुमेन और हस्बैंड जब था तो हमें साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे सिर्फ शादीशुदा की बात हो रही है, लेकिन जब एनी वुमेन और पार्टनर लिख दिया गया तो वहाँ पे अनमैरिड वुमेन कवर हो जाती है। बट एविडेंटली देयर इज अ गैप इन द लॉ। वाइल सेक्शन 3 जो है वो ट्रैवल करता है बियॉन्ड द कन्वेंशनल रिलेशनशिप बेस्ड ऑन द मैरिज, ठीक है, कन्वेंशनल रिलेशनशिप्स की बात नहीं करता है। रूल 3B जो एमटीपी रूल्स का है, इट फेल्स टू कंसिडर अ सिचुएशन। रूल 3B जो है वो इस सिचुएशन को कंसिडर नहीं कर पा रहा है जिसमें अनमैरिड वुमेन इन्वॉल्व है, बट रिकॉग्नाइज करता है। अनमैरिड वुमेन का नाम नहीं लिख रखा है, बट उन्होंने डाइवोर्सीज, विडोज, माइनर्स, डिसेबल्ड, मेंटली इल, सर्वाइवर ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट और रेप, इनको कवर किया है। तो कोर्ट ने कहा इन सबको कवर करने का इंटरप्रिटेशन क्या है? एक वल्नरेबल सेक्शन को प्रोटेक्ट करना। तो इन द सेम वे अगर हम अनमैरिड वुमेन को भी वल्नरेबल सिचुएशन में देख पा रहे हैं तो सीधी सी बात है कि वो यहाँ पर ऑटोमेटिक कवर हो जाएंगी। कोर्ट का कहना था कि ऑल वुमेन आर एंटाइटल्ड टू सेफ एंड लीगल अबॉर्शन, ठीक, कोर्ट ने कहा हर एक वुमेन जो है वो सेफ एंड लीगल अबॉर्शन उसका किया जा सकता है एंड देयर इज नो रैशनल इन एक्सक्लूडिंग द अनमैरिड वुमेन फ्रॉम द एम्बिट ऑफ रूल 3B ऑफ एमटीपी रूल्स। सीधी सी बात है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कि ऑल वुमेन आर एंटाइटल्ड टू सेफ एंड लीगल अबॉर्शन, तो उसमें सारी वुमेन आ रही है। अब अगर अनमैरिड वुमेन को बाहर रख रहे हो तो उसका कोई भी क्राइटेरिया नहीं दिखता है, ठीक है। तो ये जो रूल 3B है ये कैटेगरीज ऑफ वुमेन्स इंक्लूड करता है, इससे आप अनमैरिड वुमेन को अगर बाहर रख रहे हो तो बिल्कुल भी ये समझ से बाहर है। कोर्ट ने कहा कि रेप इंक्लूड्स मैरिटल रेप फॉर द पर्पस ऑफ एमटीपी रूल। इनफैक्ट एमटीपी रूल्स के चलते रेप में मैरिटल रेप भी इंक्लूडेड है। हालांकि मैरिटल रेप को अलग से क्रिमिनलाइज नहीं किया गया है, लेकिन कोर्ट का मानना था कि कवर करेगा।
लास्ट केस के बारे में आज के हम बात करते हैं, बुद्धदेव करमस्कर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। यहाँ पर सेक्स वर्क को प्रोफेशन, एज अ प्रोफेशन कोर्ट ने रिकॉग्नाइज करा। आप सबको मालूम होगा कि सेक्स वर्क जो है उसको हम प्रोफेशन की कैटेगरी में काउंट ही नहीं करते हैं। सेक्स वर्कर्स बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है, उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है, उनके पास आधार कार्ड नहीं होता है, उनके पास उनको रिकॉग्निशन नहीं मिलता है, दे आर नॉट ट्रीटेड एज अ नॉर्मल पीपल लाइक इन द सोसाइटी। तो यहाँ पर कोर्ट ने सेक्स वर्क को एक प्रोफेशन का रूप दिया है, रिकॉग्नाइज किया है अंडर आर्टिकल 21। यहाँ पर बेंच में इंक्लूडेड थे जस्टिस एल नागेश्वर राव एंड जस्टिस बी आर गवई एंड जस्टिस ए एस बोपन्ना। क्या कहा गया? Notwithstanding the profession, every individual in this country has a right to dignified life under Article 21। प्रोफेशन का कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट ये है कि कोई भी जो इंडिविजुअल है उसके पास राइट है एक डिग्निफाइड लाइफ जीने की अंडर आर्टिकल 21। इससे फर्क नहीं पड़ता कि उसका प्रोफेशन क्या है, ये कहा है कोर्ट ने इस केस में। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्स वर्क को रिकॉग्नाइज किया एज अ प्रोफेशन और उन्होंने कहा कि जो कंसेंटिंग प्रैक्टिशनर्स हैं सेक्स वर्क के, दे आर एंटाइटल्ड टू डिग्निटी एंड इक्वल प्रोटेक्शन अंडर द लॉ। आर्टिकल 14 की जब हम बात करते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज की, तो सीधी सी बात है कि सेक्स वर्कर्स भी इसमें आते हैं एंड दे आर एंटाइटल्ड टू इक्वल प्रोटेक्शन। कोर्ट ने कहा UIDAI से, ठीक है, जो अथॉरिटी आपकी आधार कार्ड बनाती है, उनसे कहा कि सेक्स वर्कर्स को आधार कार्ड इशू किया जाए बेस्ड ऑन प्रोफॉर्मा सर्टिफिकेट एंड अपनी इनहेरेंट पावर को यूज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अंडर आर्टिकल 142 कुछ डायरेक्शंस दिए थे रिहैबिलिटेट करने के लिए सेक्स वर्कर्स को। क्या क्या डायरेक्शन दिए? उन्होंने कहा कि अगर किसी भी ब्रॉथल पर रेड पड़ती है, ठीक है, तो जो सेक्स वर्कर्स कंसर्न्ड है इनको आप अरेस्ट मत करो, इनको आप पेनलाइज मत करो, इनको हैरेस और विक्टिमाइज मत करो। ब्रॉथल चल रहा है, ब्रॉथल कौन चला रहा है, किस वजह से चला रहा है, सीधी सी बात है मॉनेटरी गेन्स के लिए होता है, ब्रॉथल चलाना हमारे यहाँ इलीगल भी है, ठीक। तो कोर्ट का कहना था कि इसमें उन लोगों की गलती नहीं है, सेक्स वर्कर्स को आप अरेस्ट मत करिए, पेनलाइज मत करिए, आप उनके साथ हरासमेंट मत करिए, स्पेशली ये पुलिस अथॉरिटीज के लिए था, एंड प्लीज उनको विक्टिमाइज ना करें। पुलिस जो है, स्पेशली मैंने कहा ना पुलिस के लिए, उनको सारे सेक्स वर्कर्स को डिग्निटी के साथ ट्रीट करना चाहिए, उनको अब्यूज नहीं करना चाहिए, वर्बली और फिजिकली सब्जेक्ट देम टू वायलेंस ना करा जाए, उनके साथ जबरदस्ती ना करी जाए सेक्सुअल एक्टिविटी में लाने के लिए। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो है उसको अप्रोप्रिएट गाइडलाइंस इशू करनी चाहिए सो दैट जो आइडेंटिटीज है सेक्स वर्कर्स की, जब अरेस्ट किया जा रहा है, रेड पड़ रही है या रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहे हैं, उस टाइम पे वो पब्लिश या टेलीकास्ट ना हो, क्योंकि जब अरेस्ट करते हैं तो उस टाइम पे आइडेंटिटी रिवील हो जाती है एंड देन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, मतलब न्यूज़पेपर्स वगैरह वाले ये सब बातों पे ध्यान नहीं देते हैं। कोर्ट का कहना है कि मेक श्योर कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ऐसा इंतजाम करे, ऐसी गाइडलाइंस बनाए जिसके चलते जब भी कोई रेड पड़ती है, सेक्स वर्कर्स को रेस्क्यू किया जाता है, अरेस्ट होता है, तो उस टाइम पे उनकी आइडेंटिटी को रिवील ना किया जाए, क्योंकि हर कोई नहीं चाहता कि उसकी आइडेंटिटी पब्लिक में जानी जाए। मेजर्स that sex workers employ for their health and safety, use of condoms must neither be constituted as offense nor seen as evidence of the commission of an offense। ठीक है, तो मेजर्स लिए जाने बहुत ज़रूरी है कि सेक्स वर्कर्स जो हैं वो प्रिवेंटिव मेजर्स लें, ठीक है, एंड किसी भी तरीके का ऑफेंस वगैरह वाली कैटेगरी से उनको बाहर रखा जाए। अगर यहाँ पर, क्योंकि वही बात है कि क्लाइंट्स वगैरह होते हैं, दे आर नॉट वेरी प्रोन टू लाइक दिस प्रिवेंटिव मेजर्स, उनको नहीं फर्क पड़ता कि वो सेक्स वर्कर किस प्रॉब्लम में पड़ सकता है आगे चल के, तो ये वाले मेजर्स पे कोर्ट ने कहा कि इस पे ध्यान देना जरूरी है। बोथ गवर्नमेंट शैल कैरी आउट वर्कशॉप टू एजुकेट सेक्स वर्कर्स अबाउट देयर राइट्स। बोथ गवर्नमेंट विच मीन्स यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स की बात कर रहा है कि आप दोनों हाथ में हाथ मिलाकर ये एक मुहिम चालू करिए कि वर्कशॉप चलाइए जगह जगह पर, जहाँ पे आप सेक्स वर्कर्स को उनकी राइट्स के बारे में बताइए, क्योंकि एक बहुत जो चीज़ एक देखी जाती है कि ये लोग खुद अपने राइट्स के बारे में फेमिलियर नहीं है और जानना भी शायद नहीं चाहते हैं, ये खुद ही सोसाइटी से खुद को दूर रखते हैं, ये खुद ही अपने काम को थोड़ी नीची नज़र से देखते हैं, ये सारी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं। तो कोर्ट का कहना है कि वर्कशॉप्स करवाई जाएं जिससे कि इनको इनकी राइट्स के बारे में नॉलेज हो, इनको पता हो कि इनको क्या मिलना चाहिए क्या नहीं मिलना चाहिए, ये अपने लिए खुद के लिए स्टैंड ले सकें। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, ये था आपका आज का पहला सेशन लैंडमार्क जजमेंट्स का 2022 का, ठीक है। आई होप ये आपके इम्पोर्टेंट लगा होगा सेशन, एंड ऑल्सो मैं स्पेशल लाइव फ्री क्लासेस लेती हूँ अनअकैडमी पे, आप अनअकैडमी पर अगर जाएंगे, ठीक है, एंड मेरा नाम है क्योंकि मंजरी सिंह, तो आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर जाकर मंजरी सिंह अगर आप सर्च करते हो तो वहाँ पर आपको मेरे प्रोफाइल पर फ्री लाइव स्पेशल क्लासेस मिल जाएंगी, फ्री लाइव क्लासेस लेती हूँ मैं, एंड इस टाइम वहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट जजमेंट्स की सीरीज चला रही हूँ। तो ये तो थोड़ा सा मैंने ब्रीफ दिया, आप अगर डिटेल में जजमेंट्स को पढ़ना चाहते हो तो आप मेरी प्रोफाइल पर
फ्री लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना है एंड उस पर हम क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करते हैं, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाते हैं। बेसिकली अगर आप क्लैट पीजी 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो वो क्लासेस भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर पसंद आया होगा सेशन तो लाइक जरूर करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी इस सीरीज में मैं और भी जजमेंट्स आगे लेके आती रहूंगी। थैंक यू सो मच।